हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस लेसन 2 दो ध्रुवीयता का अंत। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि हम अब लगातार जो है हर रोज एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे और उस चैप्टर में केवल हम उतने हिस्से को ही हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में जिसको कवर किया जाता है बोर्ड में। तो दूसरा लेसन जो है दो ध्रुवीयता का अंत, आज हमने इसको कवर करना है। तो इसमें जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये 7 पॉइंट हमने लिखे हैं और इन 7 पॉइंट को ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, दो ध्रुवीय व्यवस्था। जो लेसन का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, तो ये सबसे पहले हमने ये पता होना चाहिए कि दो ध्रुवीयता क्या है, कि दो ध्रुवीय व्यवस्था क्या है। जैसे दो ध्रुवीय व्यवस्था जिसमें जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे और जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, उन सब ने जो है क्या क्या, जीतने वाले ने भी हारने वाले में भी जो है महाशक्ति के रूप में वो कोई भी नहीं उभर पाए। तो ऐसे समय में जो है क्या हुआ, जो सोवियत संघ है और जो अमेरिका है, ये दोनों राष्ट्र जो है महाशक्ति के रूप में उभरे। और महाशक्ति के रूप में ये दोनों राष्ट्र जब उभरे तो इन दोनों ने विश्व राजनीति को दो ध्रुवों में विभाजित कर दिया, क्योंकि दोनों जो ध्रुव थे या दोनों गुट हम कह सकते हैं, ये दोनों गुट अलग अलग विचारधारा को लिए हुए थे। जो अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा को लिए था और जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा को लिए था। जो देश ऐसे थे जो पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे वो सब अमेरिका के साइड में हो गए और जो साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे वो सारे सोवियत संघ की तरफ हो गए। इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां विश्व में उभरी और उन दो महाशक्तियों के विश्व में उभरने के बाद उन दोनों उसी जो समय था वो उसी को समय को क्या कहा जाता है, दो ध्रुवीय व्यवस्था का समय। दो ध्रुवीकरण भी बोल सकते हैं उसको, दो ध्रुवीकरण जो था। लेकिन ये दो ध्रुवीकरण था, ये अधिक लंबे समय तक जो है नहीं रह पाया। 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन के बाद जो है ये दो ध्रुवीय व्यवस्था जो है ये खत्म हो जाती, क्योंकि एक ध्रुव उसमें से जो है वो क्या हो जाता है, उसका विभाजन हो जाता है, उसका बिखराव हो जाता है। तो दो ध्रुवीय व्यवस्था क्या है, जिसमें विश्व में केवल दो ही ध्रुव हो। नेक्स्ट जो है हम इस टॉपिक को देखते हैं, द्विध्रुव व्यवस्था के उदय के क्या कारण। यानी कि जो ये द्विध्रुव व्यवस्था थी, यानी कि इस विश्व में ज्यादा महाशक्तियां, जो 7 महाशक्तियां थी, उनके स्थान पर केवल 2 महाशक्तियां ही बच गई। ये ऐसा जो व्यवस्था हुई, ये क्यों हुई, इसका रीजन क्या था, क्या कारण था जिसकी वजह से हुई। तो इसके पॉइंट जो है हमने लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है अमेरिकी अलगाववाद का अंत। यानी कि जो अमेरिका था, जो अपने आप को अलग समझता था, उसका जो है अंत हो गया। वो किस बात पे हुआ कि जो यूरोप में इंग्लैंड जो है, जो अपनी क्या रखता था, एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता था, लेकिन जब यूनान और टर्की में संकट के समय पर वो अपनी उस भूमिका को नहीं निभा पाया, तो उस घटना को देखकर अमेरिका के सामने जो है क्या किया, अपने आप को जो अलग रखता था विश्व से, अलग रखना छोड़कर वो क्या किया, वो विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया। दूसरा क्या है, परमाणु शस्त्र दौड़ की। द्विध्रुव व्यवस्था के उदय का दूसरा कारण है परमाणु शस्त्र दौड़। जब सोवियत संघ को इस बात का पता चल गया कि अमेरिका ने परमाणु शस्त्र को क्या क्या निर्माण किया है, तो उस सोवियत संघ ने भी परमाणु शस्त्र का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस तरीके से दोनों गुटों में क्या हो गया, परमाणु शस्त्र निर्माण करने की एक होड़ लग गई, एक दौड़ लग गई, और जिसके कारण जो है सारा विश्व जो है दो ध्रुव में, दो गुटों में बढ़ता चला गया। तीसरा क्या है, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र। राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र की साम्यवादी रूस तथा लोकतांत्रिक अमेरिका जो थे, ये राजनीतिक और आर्थिक प्रतियोगिता की सशक्त भावना इनके अंदर क्या थी, मौजूद थी। दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे और दूसरे के प्रभाव को कम करना चाहते थे। और उनकी इसी भावना के कारण जो है क्या हुआ, द्विध्रुव व्यवस्था का उदय हो गया। दोनों की क्या थी, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी अपना प्रभाव बनाना चाहते थे और दूसरे के प्रभाव को कम करना चाहते थे। इस तरीके की जो व्यवस्था थी। नंबर 4 पे है महाशक्तियों की संख्या में कमी। जैसा मैंने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के समय महाशक्तियां थी,
चाहे वो जीती चाहे हारी, लेकिन वो महाशक्तियां जो है वो विश्व राजनीति में उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका जो है लगातार जो है निभाना जो उन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसे समय में क्या हुआ, दो महाशक्तियां जो है वो केवल बच गई, बाकी की महाशक्तियां जो है वो नहीं रही। और महाशक्तियों की संख्या में कमी आने के कारण भी केवल दो महाशक्ति बची, इसलिए द्विध्रुवीय व्यवस्था का या द्विध्रुवीय क्या कह सकते हैं हम, द्विध्रुवीय व्यवस्था या द्विध्रुवीकरण की जो क्या हो गई, स्थापना हो गई। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। द्विध्रुवीय व्यवस्था के उदय के 4 कारण बताएं, तो ये 4 कारण है, आपने 4 कारण को इनको याद करना है। द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या है, ये 2 नंबर में भी आता है आपका, 1 नंबर में भी आता है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे ये है द्विध्रुवीय व्यवस्था के पतन के क्या कारण थे। यानी कि जो 2 ध्रुव थे, एक सोवियत संघ एक अमेरिका, ये जो व्यवस्था विश्व में चल रही थी, एक समय आया जब इस व्यवस्था का अंत हो गया। तो वो अंत किन कारणों से, हमने वो कारण इसमें हमने बताने हैं किन कारणों से हुआ, उसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं, आप इन पॉइंट को देख सकते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला क्या है, अमेरिकी गुट में फूट। सबसे पहले अमेरिकी द्विध्रुवीकरण जो है उसके पतन का मुख्य कारण क्या था कि जो अमेरिका है उसके अंदर क्या हो गया, फूट आ गई। पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले अमेरिकी गुट में शामिल जो देश थे, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन लोगों का क्या हुआ, अमेरिका पर से विश्वास उठ गया। और उनका अमेरिका पर से विश्वास उठने के कारण जो अमेरिकी गुट था, यानी कि जो पूंजीवादी गुट था, उसके अंदर क्या हो गया, फूट आ गई। सबसे पहला कारण। दूसरा है सोवियत संघ का पतन। जैसा मैंने बताया, जो सोवियत संघ है, एक गुट अमेरिकी गुट था, दूसरा सोवियत संघ का गुट था, यानी कि साम्यवादी विचारधारा को रखने वाला गुट था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया, सोवियत संघ जो है उसका पतन हो गया, और वो अब एक सोवियत संघ 15 अलग अलग गणराज्यों में बट गया, उसके अंदर आंतरिक फूट की वजह से। तीसरा क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका का मतलब क्या है कि उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश ने क्या शुरुआत की, गुट निरपेक्षता की शुरुआत की, और भारत जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। और भारत को किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो और जनरल नासिर, तीनों की सहायता से, तीनों की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जो गुट निरपेक्षता आंदोलन थे वो एक सक्रिय रूप से विश्व राजनीति में जो है कार्य करने लगे। और बहुत सारे देश जो नव स्वतंत्र देश थे, वो जो स्वतंत्र हो रहे थे, जिनकी मजबूरी होती थी किसी न किसी गुट में शामिल होना, तो उन जो नए स्वतंत्र देश थे उन्होंने किसी भी गुट में शामिल ना होने की, गुट निरपेक्षता की नीति में वो शामिल होना शुरू हो गए, जिसके कारण विश्व राजनीति में इन 2 गुटों के अलावा एक और नई चीज उभर कर आई विश्व राजनीति में, वो थी गुट निरपेक्षता। 4th पॉइंट है सोवियत गुट में फूट। कि जो सोवियत गुट यानी कि जो साम्यवादी गुट था, उस गुट में क्या आ गई, फूट आ गई। पहले तो है क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट में दोनों में फर्क है। ये सोवियत संघ का पतन है, इसमें बताना है कि सोवियत संघ का 1991 में क्या हो गया, पतन हो गया। और इसमें बताना है सोवियत गुट में फूट, यानी कि जो सोवियत गुट में जो शामिल देश थे, यहाँ पर सोवियत संघ का पतन होता है सोवियत संघ की अपनी आंतरिक गड़बड़ी की वजह से। गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति ने जो आर्थिक नीतियां बनाई थी, उनकी वजह से वहां पर की बात है ये। लेकिन ये सोवियत गुट में फूट, यानी कि जो सोवियत संघ साम्यवादी गुट था, जो एक साम्यवादी गुट हम उसको कह सकते हैं, उसके अंदर और भी जो ऐसे देश थे जो साम्यवादी विचारधारा को मानते थे, उनमें आपस में क्या हो गई, फूट हो गई। और उस फूट का क्या हुआ, उस फूट के कारण ही जो है सोवियत संघ का विभाजन हो गया और उसमें से कई गणराज्य बन गए। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट, द्विध्रुवीय व्यवस्था के पतन के 4 कारण बताएं। ये हमारा एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी इसके साथ ही हमारा ये तैयार हो जाता है। ये 2 नंबर में भी आ जाते हैं, 2-2 नंबर में द्विध्रुवीय व्यवस्था उदय के 2 कारण बताएं, पतन के 2 कारण बताएं, 4 भी आ जाते हैं। तो आपने इसी हिसाब से इनको तैयार करना है। नेक्स्ट चौथा जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर का, सोवियत प्रणाली की विशेषता। कि जो सोवियत संघ है, क्योंकि सारा लेसन द्विध्रुवीय व्यवस्था का सोवियत संघ के ऊपर है, तो जो सोवियत प्रणाली थी उसके अंदर क्या विशेषता थी, उसकी भी हम जो है जो विशेषताएं हैं वो इसकी सोवियत संघ की विशेषता करेंगे। जिसमें सबसे पहला है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित। कि जो सोवियत प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी, ये मैंने पॉइंट इसके लिखे नहीं, आप इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं। तो सोवियत प्रणाली जो है
किस पर आधारित थी? समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। 1917 में जब साम्यवादी क्रांति हुई तो जार का जो शासन था वो खत्म हो गया, और जार का शासन खत्म होने के बाद कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा, जिसमें समाज को जो है वर्ग विहीन समाज जिसमें था, उसकी जो है स्थापना की गई थी। ये नंबर 1 उसकी विशेषता थी। दूसरी उसकी विशेषता थी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका सोवियत प्रणाली में कोई भी स्थान नहीं था, केवल साम्यवादी विचारधारा को उसमें माना जाता था। तीसरा पॉइंट हम इसका बता सकते हैं कि सोवियत प्रणाली आदर्शों और समतावादी जो मार्क्स की विचारधारा थी उस पर आधारित थी। फोर्थ पॉइंट इसका हम कह सकते हैं कि सोवियत प्रणाली में दल को अधिक महत्व दिया जाता था। किसको? दल को। दल क्या था? साम्यवादी दल। केवल एक ही पार्टी की सरकार थी, वो थी साम्यवादी पार्टी, और उसको ही अधिक महत्व दिया जाता था। जो साम्यवादी पार्टी के जो सदस्य थे वो ही ऊंचे पदों पर आसीन होते थे, और दूसरी पार्टी या दूसरे लोग जो उन पदों पर आसीन नहीं रहते थे। ये इसकी विशेषता थी सोवियत प्रणाली की। और ये जो विशेषता मैंने बताई उसी में से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो पांचवा अगर हम अपना पॉइंट देखें तो हमारा पांचवा पॉइंट बनता है, या पांचवा हम टॉपिक कह सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताएं। ठीक है, यहाँ पर हमने उदय के कारण, ये द्विध्रुव व्यवस्था के पतन के कारण, फिर उसके बाद सोवियत प्रणाली की विशेषता, और ये है सोवियत संघ के विघटन के कारण। अब सोवियत संघ के विघटन के कारण ये हमने यहाँ पर हमने इनके पॉइंट्स को दिखाया है। सब विस्तारवादी नीति, खाद्य वस्तुओं की कमी, सुधारों की गति धीमी, और कम्युनिस्ट पार्टी। तो सबसे पहला क्या है सोवियत संघ के विघटन का? कि विस्तारवादी नीति। कि सोवियत संघ ने क्या किया? अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपनी सदस्य संख्या को बढ़ाने के लिए एक विस्तारवादी नीति को अपनाया, और बहुत सारे देश जो हैं उनको जो है अपने साम्यवादी विचारधारा में शामिल करने के लिए, अपने गुट में शामिल करने के लिए उनकी तरह तरह से क्या की? उनको प्रलोभन दिए और उनको अपने आप में शामिल कर दिया। उसकी ये जो नीति थी, यही नीति जो है उसका क्या बनी? उसके पतन का कारण बनी, उसके विघटन का कारण बनी। दूसरा है खाद्य वस्तुओं की कमी। जब सोवियत संघ ने जो है बहुत सारे देशों को अपने अंदर मिला लिया, और आर्थिक रूप से जो है जो नीतियां बनाई गई थी वो नीतियां इतनी जो है कारगर नहीं हो पाई, और जिसके कारण क्या हुआ? देश के अंदर ही खाद्य वस्तुओं की कमी हो गई, और लोगों को जो खाद्य सामग्री थी वो नहीं मिल पाती थी, और जिसके कारण जो आम जनता थी, आम नागरिक थे, वो सरकार के विरुद्ध हो गए। और तीसरा क्या है? सुधारों की धीमी गति। अधिक संख्या के होने के कारण और आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण क्या हुआ? सुधारों की गति बहुत धीमी थी। जो राष्ट्रपति गोर्बाचोव थे उन्होंने जो नीति बनाई हुई थी सुधार की, वो बड़ी धीमी गति से कार्य करती थी, और धीमी गति से कार्य करने के बाद लोग चाहते थे कि हमारे देश का विकास तेज गति से हो, जिसकी वजह से अंदर ही बहुत सारे लोग जो उनसे उनके अंदर असंतोष बढ़ता गया, और उन्होंने अलग गणराज्य की डिमांड की। और नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ पॉइंट हमारा ये बनेगा कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी। साम्यवादी पार्टी भी इसको बोल देते हैं, यानी कि जो पार्टी थी उसको बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि साम्यवादी पार्टी को इतना महत्व दिया जाता था कि उस पार्टी के सदस्य ही क्या होते थे? ऊंचे पदों पर आसीन होते थे, और दूसरे लोगों को इतने ऊंचे पद पर जो है नहीं भेजा जाता था, जिसके कारण जो है ये लोग दल के जो सदस्य थे ये इतने ज्यादा क्या थे? जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जब ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे तो जनता के अंदर इस पार्टी के प्रति असंतोष पैदा हो गया, और जो असंतोष हुआ वो सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोवियत संघ के विघटन के प्रभाव, यानी कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो एक ध्रुव था सोवियत संघ, जब वो समाप्त हो गया तो उसके समाप्त होने का विश्व की राजनीति के पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि ये जो दो ध्रुव थे ये विश्व राजनीति में थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। जब इसमें से एक ध्रुव खत्म हो जाता है तो इसका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है इसके ये यहाँ पर हम इसको बताएंगे। ये मैंने 4 पॉइंट यहाँ पर आपको लिखे हैं। शीत युद्ध का अंत, आर्थिक संस्थाएं, निशस्त्रीकरण,
और एक ध्रुवीय व्यवस्था। यानी कि सबसे पहले सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव क्या पड़ा विश्व राजनीति पर? शीत युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि जो शीत युद्ध था वो दो ध्रुव के बीच में था, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। जब दो ध्रुव जिनके बीच में आपस में जो है क्या था, विरोध था, दोनों के बीच में आपस में क्या था, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते थे, तो उसमें से जब एक खत्म हो गया तो अब जो है दूसरी शक्ति कोई भी नहीं बची और केवल एक ही ध्रुव जो है वो विश्व में रह गया। यानी कि जो शीत युद्ध है वो ये कह सकते हैं हम वो खत्म हो गया, क्योंकि जब एक ध्रुव खत्म तो शीत युद्ध भी खत्म। दूसरा है आर्थिक संस्थाएं। जब शीत युद्ध खत्म हो गया और अमेरिका का केवल वर्चस्व जो है वो विश्व राजनीति पर रह गया, तो आर्थिक संस्थाएं जो है वो क्या हो गई, देश में बन गई। आर्थिक संस्थाएं यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये जो है प्रभावशाली और सलाहकारी संस्थाएं बन गई। तीसरा है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण ये टॉपिक जो है, निशस्त्रीकरण का 1 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन कि निशस्त्रीकरण क्या है। डिजार्मामेंट इसको बोलते हैं निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि विश्व में दोनों गुटों में जो शस्त्रों के निर्माण की होड़ लगी हुई थी उस होड़ को कम करना। तो निशस्त्रीकरण तीसरा पॉइंट है, यानी कि जब द्विध्रुवीय व्यवस्था विश्व में खत्म हो गई, यानी कि एक ध्रुव जो है का बिखराव हो गया और अब केवल एक ही ध्रुव बच गया, तो परमाणु शस्त्रों को बनाने की जो होड़ थी वो होड़ भी विश्व में क्या हो गई, कम हो गई, और वो कम होना ही निशस्त्रीकरण है। अगला है एक ध्रुव व्यवस्था। जैसे मैंने बताया 2 ध्रुव हैं, तो एक ध्रुव अगर खत्म हो गया तो केवल अब एक ध्रुव व्यवस्था विश्व में रह गई। अब केवल विश्व में एक ही महाशक्ति थी और वो थे अमेरिका, और अमेरिकी वर्चस्व जो वो शामिल क्या हो गया, पूरे विश्व में एक का ही प्रभुत्व हो गया, अमेरिका का। ये हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का विश्व राजनीति पर यह प्रभाव पड़ा कि अब विश्व में केवल 2 ध्रुव नहीं बल्कि एक ही ध्रुव बच गया, और वो ध्रुव था पूंजीवादी गुट यानी कि अमेरिका। और एक इसमें इस जो है ये टॉपिक है, इसमें लास्ट एक हमारे पास टॉपिक बनता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब होता है झटका देकर किसी का इलाज करना। शॉक थेरेपी जो है इसी लेसन में जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, कि जो सोवियत संघ था जिसने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया हुआ था, पहले उसने अपने सभी सदस्य देशों को क्या है साम्यवादी विचारधारा के गुण बताकर उसके साथ जोड़ा, और उसके बाद जैसे ही उसका विघटन हुआ तो वो सारे साम्यवादी देशों के अंदर समाजवादी व्यवस्था को जो क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो जब एक व्यवस्था से हटाकर उनको दूसरी व्यवस्था स्थापित की जाती है, दूसरी व्यवस्था स्थापित करना क्या कहलाता है, वो शॉक थेरेपी कहलाता है। जैसे मैंने बताया शॉक थेरेपी क्या थी कि कौन सी पहली वाली जो व्यवस्था थी, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था को खत्म करके कौन सी व्यवस्था को खत्म करना, समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना ही क्या थी, शॉक थेरेपी थी। तो ये शॉक थेरेपी है। ये शॉक थेरेपी का जो क्वेश्चन है ये भी पेपर में जो है आता है, पूछा जाता है शॉक थेरेपी क्या है, इसके 2 सिद्धांत क्या थे। यानी कि शॉक थेरेपी जब स्थापित की गई तो इसमें मुक्त व्यापार जो है उसको महत्व दिया गया, और जो है निजी स्वामित्व को महत्व दिया गया, दोनों को इसमें महत्व दिया गया। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं साम्यवाद को खत्म करके पूंजीवाद को ये स्थापित करने वाली बातचीत हो गई। तो अब जो है मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, 2 ध्रुवीयता का अंत, इसमें मैंने 7 टॉपिक लिए हैं और 7 में से कुछ के पॉइंट्स जो हैं इसमें कवर किए हैं, और ये इसमें से ऐसे ही जितने मैंने टॉपिक ये कवर किए हैं इस लेसन में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे हरियाणा ओपन बोर्ड है, चाहे सीबीएसई बोर्ड है या आपका हरियाणा बोर्ड है, तीनों बोर्ड में जो है इसी में से टॉपिक में से यही क्वेश्चन लगभग जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। अगर इसमें से फिर भी कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, आप कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, और मैं उसको जो है अलग वीडियो बना के या किसी भी तरीके जैसे आप की डिमांड होगी उसी तरीके से मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।